हेलो डियर एस्पायरेंट्स, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं लेक्चर सीरीज ऑन इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर यूपीएससी सीएसई ऑन अर्पिता शर्मा क्लासेस. Before I start the lecture, here's a small announcement for all of you that now Unacademy has come up with Unacademy Lite. UPSC CSE Prelims Test Series is live to help you crack your upcoming prelims exam. This test series has been curated by top Unacademy educators along with complete syllabus coverage and in-depth performance analysis. More than 50,000 students have already enrolled in this test with a rating of 4.6 plus by toppers. So identify your weak areas and steer your prep in the right direction. Use the code ARPITA10 ARPITA10. For more details, you can call on the given number 8585858585 to know more about the upcoming batch courses. देखिए, आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड हाल ही में ही आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में. 2020 के बाद से ही जब मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2022 में कर रहा हूँ. हाँ, पिछले 1.5 से 2 सालों में काफ़ी चीज़ें बदली हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर. नए नए फंड्स आए हैं, नए मैकेनिज्म को सेटअप किया गया है केंद्र सरकार द्वारा भी, बिकॉज फर्स्ट वेव ऑफ कोविड-19 हो या सेकेंड वेव या इनफैक्ट इवन थर्ड वेव. इसी तरीके से जो पहला कंसेप्ट आता है वो आता है प्रधानमंत्री केयर्स फंड, यानी कि पीएम केयर्स फंड या प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड भी इसको कहा जाता है. इसको पहली बार ऑलमोस्ट अराउंड मार्च अप्रैल के मंथ में ही 2020 में सेटअप किया गया था. द गवर्नमेंट सेटअप दिस सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इमरजेंसी फंड, जिसको केयर्स फंड भी कहा जाता है, टू डील विद एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी या डिस्ट्रेस सिचुएशन जैसे कोविड-19 पैंडेमिक की फर्स्ट वेव के दौरान पर दिख रहे थे. दिस फंड वॉज सेटअप फॉर ओनिंग टू अ नंबर ऑफ रिक्वेस्ट. काफ़ी लोगों ने जो कि सरकार को सपोर्ट करना भी चाह रहे थे और पूरा एक ऐसा मैकेनिज्म भी बनाना चाह रहे थे कि कोविड-19 इमरजेंसी को टैकल किया जा सके. तो फर्स्ट वेव के दौरान मार्च अप्रैल के महीने में ही 2020 में पीएम केयर्स फंड आता है एग्जिस्टेंस में प्रॉपर तरीके से. एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में काम करता है ये फंड विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैन. इसके जो और मेंबर्स आते हैं इसी पीएम केयर्स फंड में, वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी. अब देखिए, जो फंड है उसका मैकेनिज्म इस तरीके से काम करता है कि उसके अंदर माइक्रो डोनेशन की जा सकती हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक बहुत बड़ा पूल क्रिएट हो जाता है मनी का, विच एनेबल्स अ नंबर ऑफ पीपल विल बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट विद द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशंस. तो ये जो पूल है, पूल ऑफ मनी विद द हेल्प ऑफ माइक्रो डोनेशन, ये सबसे सिंपल मैकेनिज्म है जिस पर ये फंड काम करता है. सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस फंड के दौरान ये भी हुआ इस फंड को बनाने से, दैट इट ऑल्सो स्ट्रेंथेंड द डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेसिटीज़ एंड ऑल्सो एनकरेज रिसर्च ऑन प्रोटेक्टिंग द सिटीजन्स, स्पेशली कोविड-19 के समय में जब हालात काफ़ी अच्छे नहीं थे. अब देखिए, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो पार्ट होता है उसका जो एक्सपेंडिचर है उसी के अंडर ये क्वालिफाई किया जाएगा पीएम केयर्स फंड को भी. जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन पीएम केयर फंड के द्वारा आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने इसको क्लैरिफाई भी किया था दैट ऑल द कंट्रीब्यूशन बाय द कंपनीज, जो भी और भी जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, जब भी वो पीएम केयर्स फंड में कंट्रीब्यूशन करते हैं उसको सीएसआर एक्सपेंडिचर में काउंट किया जाएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में काउंट किया जाएगा. अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज जिनका मिनिमम नेट वर्थ जो है वो 500 करोड़ का है या टर्नओवर 1000 करोड़ तक का है या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ तक का है, आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड एटलीस्ट 2% of their average profit for the previous 3 years on CSR activities every year. अब बात करते हैं कि ऐसा किया क्यों जाता है. देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट इसलिए कंपनीज एक्ट के अंडर रखा गया है और दूसरी कंपनीज के लिए, जिससे वो 2% अपना एवरेज प्रॉफिट को डोनेट करें ही सीएसआर में, जिससे कि जो सोशल जस्टिस है या जो वेलफेयर की बात है उसको भी किया जा सके इन एन इन्वायरमेंट. बिकॉज इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी है, हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी नहीं है जिसमें प्राइवेट कंपनीज बिल्कुल ही बंद हो जाएंगी, ना ही हम बिल्कुल प्रो कैपिटलिस्ट हैं जिसमें सरकार का कोई इंटरवेंशन ही नहीं होगा. मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल में अगर सीएसआर एक्टिविटीज़ करी जाती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज द्वारा तो उससे कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे वल्नरेबल सेक्शंस को भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ायदा होता है, चाहे वो एनजीओ की मदद की वजह से हो या फिर पीएम केयर्स फंड के थ्रू हो या इस तरीके के कोई भी पूल ऑफ फंड्स जो माइक्रो डोनेशंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं टू दी डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी या फिर इवन टू दी वल्नरेबल पीपल, स्पेशली इन द डिजास्टर मैनेजमेंट सिचुएशन.
अब देखिए जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, CSR, अगर आपने कभी भी अगर आपने किसी कंपनी में काम किया है, चाहे आपने 6 महीने या 1 साल काम किया हो, तो वहाँ पर आपको स्पेशली जो ह्यूमन रिसोर्सेज वाला जो डिपार्टमेंट है, वो काफ़ी बार ऐसे एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं जिसको CSR एक्टिविटीज़ कहा जाता है। तो वही पार्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रहता है। इन जनरल कैन बी रेफर टू एज अ कॉर्पोरेट इनिशिएटिव, जिससे आप एक जो कंपनी है वो एसेस करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कंपनीज की बढ़ती हुई ग्रोथ पर ऑन द इन्वायरमेंट एज वेल एज इम्पैक्ट ऑन सोशल वेलफेयर। इसके अंदर काफ़ी अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ भी आती हैं, CSR एक्टिविटीज़ जिनको कहा जाता है। अब बात करते हैं 2018 में आए केरला फ्लड्स के बारे में। देखिए अब 2018 के कंटेक्स्ट में अगर आप इवेंट को समझेंगे तो 2022 में उसका रेलेवेंस इस पॉइंट से ज़्यादा रहता है कि केरला फ्लड्स आए क्यों, रेदर देन जस्ट स्टिकिंग टू द फैक्ट्स। तो पहले हम बात करते हैं कि केरला फ्लड्स जब 2018 में आए तो इसके पीछे नेचुरल कॉजेज़ कौन कौन से थे। बिकॉज नेचुरल कॉजेज़ को अगर आप समझ सकते हैं तो आने वाले भविष्य में भी जो फ्यूचर अगर कहीं पर वर्ल्ड में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो, बट अगर इन केस होता भी है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड अदर नेचुरल कॉजेज़, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए जब भी हम बात करते हैं फ्लड मैनेज की या फिर डिज़ास्टर की, स्पेशली जो फ्लड से रिलेटेड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उस पर क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा रोल है। जो पोलर कैप्स हैं या जो ग्लेशियल सर्कल्स हैं उनका मेल्ट होना, सी लेवल का राइज करना एक बहुत बड़ा कारण है। द प्रोजेक्शंस मेड बाय ग्लोबल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इंडिकेट दैट ओवरऑल रेनफॉल जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती है वो ऑलमोस्ट अराउंड 10% से इंक्रीज हो सकती है। ये क्वांटिटी में भी इंक्रीज होगी और इंटेंसिटी में भी, जो कि 2050 तक किया जा सकता है। तो आप लगा सकते हैं कि आने वाले ऑलमोस्ट अराउंड 2 डेकेड्स के अंदर ये चेंज आपको देखने को मिलेगा अंडर द ग्लोबल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने ऐसा इंडिकेशन दिया है। अगर ये 10% भी नहीं होता है, इसमें अगर आप मार्जिनल एरर को भी लगाते हैं, ये अगर 8% या 7% या इवन 6% भी होता है, स्टिल क्वांटिटी और इंटेंसिटी में अगर इंडिया में ओवरऑल रेनफॉल बढ़ेगा तो इसका फ्लड पर भी डायरेक्ट असर पड़ेगा। सम एविडेंस ऑफ इट ऑलरेडी आर नोटिसेबल, बिकॉज अगर आप देखें चाहे केरला की अगर हम बात करते हैं 2018 में जब क्लाउड बर्स्ट की समस्या आती है, या उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर वाले इलाके में, इवन महाराष्ट्र के अंदर भी रेनफॉल अनप्रेसिडेंट लेवल पर देखी जाती है। इनफैक्ट दिल्ली NCR के भी कुछ रीजन्स हैं, उसके काफ़ी मल्टीपल रीजन्स भी हैं फ्लडिंग की जो दिक्कत आती है, बिहार के पास भी। लेकिन इनमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोल में क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा फैक्टर देखने को मिलता है, स्पेशली क्लाउड बर्स्टिंग की जो समस्या है। सो विद द अनएविटेड डिग्रेडेशन ऑफ रिवर कैचमेंट्स एंड हैवी सिल्टेशन ऑफ द वाटर बॉडीज़, ये ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं, जो एपिसोड्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि केवल 2018 में केरला में आया तो इसके बाद रिपीट नहीं हो सकते। बिकॉज डिजास्टर मैनेजमेंट में पॉजिटिव थिंकिंग मिटिगेशन के बाद ही आती है। पहले आपको प्रॉपर प्रिवेंशन करना है, मिटिगेशन करना है, उसी के बाद आप पॉजिटिव थिंकिंग से सोच सकते हैं कि डिजास्टर ना आए। लेकिन डिजास्टर एक ग्राउंड रियलिटी पर काम करने वाली चीज़ है जो कि स्टेबिलिटी को, ऑर्डर को तोड़कर आती है, कियोस को लाती है। तो उस पर आप इतने ज़्यादा भी पॉजिटिव नहीं हो सकते कि ये अब आया है तो आगे नहीं आ सकता, बिकॉज क्लियरली डेटा ये शो करता है कि क्लाइमेट चेंज क्योंकि बढ़ रहा है, ऐसी समस्या आगे और बढ़ेंगी। तो ये नेचुरल कॉज है जिससे हमें केरला फ्लड जो आई 2018 में, उससे हम सीख सकते हैं दैट दीज आर दी नेचुरल कॉजेज, स्पेशली जिसमें सबसे बड़ा कॉज आता है क्लाइमेट चेंज का, और हेवी सिल्टेशन जो जाती है वाटर बॉडीज़ में, और डिग्रेडेशन ऑफ रिवर कैचमेंट्स। अब अगर हम बात करें कि नेचुरल कॉजेज़ ही हैं क्या, ऐसा नहीं है, मैन मेड फैक्टर्स भी हैं इस पीछे, इस कैलामिटी के, स्पेशली केरला फ्लड्स के। इसमें सबसे बड़ा कारण डिफॉरेस्टेशन का आता है। देखिए जब भी डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होती है तो जो होल्डिंग जो कैपेसिटी है, बिकॉज रूट्स की वजह से सॉइल को काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी और होल्डिंग कैपेसिटी मिलती है, बट डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल लूज हो जाती है, इससे लैंडस्लाइड की समस्या भी बढ़ती है। रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन, इनडिस्क्रिमिनेट क्वायरिंग इन द पास्ट 100 ईयर्स। देखिए क्वायरिंग एक बेसिकली माइनिंग का पार्ट आता है, माइनिंग एक्टिविटी होती है। तो मान लीजिए अगर आप कहीं से भी माइनिंग कर रहे हैं और फर्स्ट जो इनिशियल लेयर्स हैं उसी को स्क्रैप ऑफ कर माइनिंग करते हैं, तो उसको क्वायरिंग कहा जाता है। पिछले 100 साल के अंदर केरला जैसे इलाके में डिफॉरेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन की समस्या काफ़ी बड़ी है, और क्वायरिंग भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। 100 ईयर्स में अगर आप सपोज कीजिए सो कंपाउंडेड तरीके से भी अगर आप इसको देखते हैं तो 100 ईयर्स बहुत ज़्यादा बड़ा समय है। इसकी वजह से ही वहाँ पर स्पेशली लैंडस्लाइड की समस्या बढ़ गई हैं, वाटर चैनल्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन की काफ़ी ज़्यादा समस्या बढ़ गई है बिकॉज ऑफ इवन सिल्टेशन। इसकी वजह से वर्सनिंग ऑफ द सिचुएशन हैज़ हैपेंड। ऑलमोस्ट ऑल द 80 odd डैम्स ऑफ द रीजन्स एडजॉइनिंग केरला आर ब्रिमिंग ओवर।
यानी कि वो ऊपर तक भर चुके हैं। एंड जो सरकारें हैं इन स्टेट्स की, या अगर केरला के आसपास के जो स्टेट्स हैं, दे आर अनेबल टू इवॉल्व टू अ कॉमन एक्शन प्लान। और उसके अंदर काफ़ी सारे कारण हैं। पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, किसी स्टेट में कोई पॉलिटिकल पार्टी, किसी में कोई और। फंड्स की कमी और कोऑर्डिनेशन विद द सेंटर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक रीज़न, जिसकी वजह से ये स्टेट्स आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं और एक कॉमन प्लान पर नहीं आ पा रहे हैं। इससे अंत में नुकसान जनता का होता है, क्योंकि एक्सेस वाटर अगर बढ़ जाता है, ब्रिमिंग ओवर हो रही है अगर डैम्स में, तो ये फ्लड का बहुत बड़ा लेवल पर कारण बन सकता है, जो कि 2018 में भी देखने को मिला। और ये 2018 हो सकता है कि ये लास्ट ना हो, ये एंड ना हो, आगे भी बढ़ता जाए। इसी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से द वाटर रिलीजेस फ्रॉम डैम इन केरला एंड द एडजॉइनिंग स्टेट्स हैज़ फर्दर एग्रेवेटेड द सिचुएशन, और इसकी वजह से रिलीफ ऑपरेशंस और रेस्क्यू में भी हैम्परिंग होती है। बट देखिए, काफ़ी बार इवन स्टेट गवर्नमेंट्स अपने रीजंस देती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रीजंस देती हैं, जिसकी वजह से आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी का एक्चुअल जो असर है उसको ग्राउंड रियलिटी पर नहीं देख पाते। अब बात करते हैं कि ये तो बात रही मैन मेड और नेचुरल कॉजेज़ की, लेकिन मेजर्स क्या लिए जाएं इस तरीके की कैलामिटीज़ को रोकने के लिए। देखिए, सबसे पहले आता है फ्लड कोड। हैविंग रेडी टू यूज़ कंटिजेंसी प्लान्स टू कोप अप विद इनंडेशन, यानी कि लैंडस्लाइड की जो समस्या आती है, ऑन द लाइन्स ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रॉट कोड इज बैडली नीडेड फॉर फ्लड प्रोन एरियाज। बिकॉज फ्लड प्रोन एरियाज पर जिस तरीके का प्लान, एक्शन प्लान को यूज़ किया जाता है, वो ऐसा है कि उसमें केवल और केवल फ्लड को ही टारगेट किया जाता है। फ्लड के साथ जो अदर डिजास्टर्स आते हैं उनकी रिस्क मैनेजमेंट की बात नहीं की जाती, लाइक इनंडेशन, लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम या सिल्टेशन की प्रॉब्लम। फ्लड्स इंडीड सीम टू हैव बिकम एन इंटीग्रल फीचर ऑफ द मॉनसून सीजन, और इसलिए प्रॉपर एक फ्लड प्रूफ एफर्ट की ज़रूरत है। बिकॉज जहाँ पर भी थोड़ी सी भी ज़्यादा बारिश हो जाती है वहीं पर फ्लडिंग की समस्या आने लग जाती है। While in other countries, dams and barrages are built to ward off floods, in India they tend to serve the opposite purpose because unprofessional management होता है। और इनफैक्ट जो डैम्स जिनको बनाया जाता है फ्लड ना हो, कई बार उनके अंदर ही दिक्कतों का सामना देखने को मिल जाता है, ब्रिमिंग ऑफ वाटर उसमें हो जाता है। सो दिस हैज़ नेसेसिटेड सब्सटेंशियल एनहेंसमेंट इन द एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द वेदर एंड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम टू forewarn the civic administrations of impending disaster, जिससे सही समय से भी पहले रिलीफ एक्शन ले लिया जाए। अब बात करते हैं एक और नए कंसेप्ट की, जिसको फ्लड गवर्नेंस कहा जाता है। गुड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस का पार्ट एथिक्स के पेपर में आता है, बट फ्लड गवर्नेंस डिजास्टर मैनेजमेंट में शो करता है गवर्नेंस के पार्ट को भी, कि फ्लड को हम किस तरीके से जो गवर्नेंस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैकेनिज्म है, उसको कैसे सेटअप किया जाए। So embankments were constructed to create a safe area, जिससे लोग वहाँ पर हैबिटेशन कर सकें, रह सकें, and they provide in these areas where the embankments are new, बट बिकॉज ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, तो अब एम्बैंकमेंट के भी अंदर सेफ एरियाज़ को कैटेगराइज किया जा रहा है और फ्लड से बचना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। राष्ट्रीय भर आयोग जो है 1980 में उन्होंने एसेस किया दैट द एरिया ऑफ 40 MHA in the country lying in 21 states and 1 union territory. Subsequently, a committee was also constituted under the chairman गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन, जिसको GFCC भी कहा जाता है। पटना में 2006 में फेब में जब आइडेंटिफाई किया गया था कि 39 बिहार की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्री की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो फ्लड प्रोन हैं। द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स टू फ्लड हैज़ बीन फोकस्ड ऑन मैसिव स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन, जैसे डैम्स को बनाना, रिवर के अंदर ड्रेजिंग करना, पॉर्क्यूपाइन स्ट्रक्चर को सेटअप करना जिससे इरोजन को कॉम्बैट किया जा सके। बट ग्राउंड रियलिटी पर एम्पेरिकल एक्सपीरियंस ये शो करता है कि डैम्स के अंदर भी इंडिया में जो समस्या देखने को मिलती है वो ये है कि ये भी सिल्ट जल्दी हो जाते हैं। सिल्टिंग की समस्या जैसे रिवर्स में आती है वो डैम्स में भी आने लगी है, एंड इन ऑर्डर टू सेव द डैम वाटर हैज़ टू बी रिलीज डाउन स्ट्रीम, अदरवाइज डैम अपना पर्पस भी नहीं निभा पाएंगे और उनके अंदर भी खराबियाँ आ सकती हैं, विच टेंड टू कॉज फ्लडिंग एज अ रिजल्ट ऑफ विच बैम्बू पॉर्क्यूपाइन स्ट्रक्चर गेट्स वॉश्ड अवे। अगर हम बात करते हैं अर्ली 2000 से, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो बीन प्रोवाइडिंग सेंट्रल असिस्टेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर इफेक्टिव फ्लड मैनेजमेंट इन क्रिटिकल एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस बाय द टास्क फोर्स ऑफ 2004, जिसको कि इरोजन कंट्रोल और फ्लड मैनेजमेंट के लिए ही बनाया गया था। अब बात करते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स जो आपको इनफैक्ट न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलेंगे अगर कहीं पर भी फ्लड के बारे में एडिटोरियल आता है तो।
देखिए पहला है पॉलिसी स्टेटमेंट जो कि 1954 में निकाला गया। उसके बाद हाई लेवल कमेटी ऑन फ्लड्स जिसको 1957 में सेटअप किया गया। पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1958, राष्ट्रीय भर आयोग या नेशनल फ्लड कमीशन जिसको कहते हैं, बाढ़ आयोग 1980 में। एक्सपर्ट कमेटी टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल फ्लड कमीशन जिसको आर रंगचारी कमेटी, इससे क्वेश्चन आता है। कमेटी एक तरफ दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि इसका काम क्या था, तो आपको याद रखना 2003 में नेशनल फ्लड कमीशन के बेसिस पर जो कमेटी फॉर्म हुई थी एक्सपर्ट कमेटी इम्प्लीमेंट करने के लिए, दैट वाज दी आर रंगचारी कमेटी। उसके बाद 1987 में, 2002 में, 2012 में नेशनल वाटर पॉलिसी को लाया जाता है। अब हमने फ्लड गवर्नेंस के बारे में बात करी, बात करते हैं फ्लड मैनेजमेंट के बारे में। देखिए फ्लड मैनेजमेंट का ज़्यादा जो एम है, जो फोकस है, इट इज़ नॉट एट द टोटल एलिमिनेशन और कंट्रोल ऑफ फ्लड्स और प्रोवाइडिंग टोटल इम्यूनिटी फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ ऑल द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लड्स, बल्कि ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो मानती है कि फ्लड आएगी ही आएगी, एंड इट इज़ अ मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी जिसमें फ्लड को मॉडिफाई कैसे किया जाए और जो डिज़ास्टर आ रहा है उसको कम से कम कैसे किया जाए इसकी बात की जाती है। यानी कि यहाँ पर फ्लड को हटाने की बात नहीं की गई है, टोटल एलिमिनेशन की बात नहीं की गई है, यहाँ पर फ्लड मैनेजमेंट की बात की गई है। An efficient flood management is a special case of water management and requires a most holistic approach as it involves the management of thousands of micro watershed, चाहे वो catchment area में हो या flood prone areas में। अब बात करते हैं फ्लैश फ्लड्स के बारे में। देखिए फ्लैश फ्लड्स असल में जब भी पानी की कोई भी वाटर बॉडी है तो उसके जो वाटर लेवल्स हैं उसमें सडन सर्ज आ जाता है ड्यूरिंग और फॉलोइंग द इंटेंस स्पेल ऑफ रेन। जैसे मान लीजिए बारिश होती है और बारिश अगर लगातार 1 या 2 दिन तक हुई तो सडन सर्ज देखने को मिलता है इन दी वाटर लेवल्स। दीज आर हाईली लोकलाइज्ड इवेंट्स जो कि काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं, बट इनकी पीक काफ़ी हाई रहती है, यानी कि वोलेटिलिटी काफ़ी हाई रहती है। Usually have less than 6 hours between the occurrence of rainfall and peak flood, and the flood situation worsens in the presence of choked drainage lines and encroachment obstructing the natural flow of water। इस तरीके की समस्या को काफ़ी इवन दिल्ली में और पटना जैसे इलाके में या बिहार के काफ़ी एरियाज़ में भी देखने को मिलेगी, जिसमें ड्रेनेज लाइन्स भी चोक हो जाती हैं और फ्लैश फ्लड्स भी आ रही होती हैं उसी सेम सिचुएशन पे। इट मे बी कॉज्ड बाय हैवी रेन जिसके साथ थंडर स्टॉर्म भी आ रहा है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म भी आ रहा है, या फिर मान लीजिए जैसे आइस का अगर पानी मेल्ट वाटर होता है आइस का या स्नो का, और स्नो फील्ड्स पर अगर स्नोफॉल हो रही है बहुत भारी तरीके से। फ्लैश फ्लड कैन ऑल्सो अकर, कई बार ये भी समस्या देखने को मिलती है कि मड स्लाइड हो गई या फिर डैम ब्रेक हो गया जिसको डेब्री फ्लो भी कहा जाता है, उसकी वजह से भी फ्लैश फ्लड का एक बड़ा कारण होता है। इन एरियाज और नियर वॉल्केनोज फ्लैश फ्लड्स हैव ऑल्सो अकर्ड आफ्टर इरप्शंस, जब ग्लेशियर्स जो हैं वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द इंटेंस हीट। सो द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, यानी कि रेनफॉल की क्या इंटेंसिटी है, कितने दिन के लिए रही, कितनी जल्दी उसने वाटर सर्ज को पकड़ा, या फिर लोकेशन कहाँ, कौन सी लोकेशन है, क्या वो नॉर्दर्न प्लेन्स की लोकेशन है या फिर वो डेक्कन प्लेटो के पास की जगह है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल किस तरीके से है, लैंड यूज़ क्या है, डिफॉरेस्टेशन है, एफॉरेस्टेशन की एक्टिविटी ज़्यादा है, टोपोग्राफी कैसी है, वेजिटेशन का टाइप कैसा है, ग्रोथ डेंसिटी, सॉइल टाइप, सॉइल वाटर और सॉइल का जो प्रोफाइल है यानी कि वो कितना ज़्यादा रिटेन कर सकता है वाटर को, ये सभी डिटरमाइन करते हैं फ्लैश फ्लडिंग कहाँ पर होगी और कहाँ पर नहीं होगी। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी रेनफॉल की समस्या ज़्यादा आती है या फिर इनकन्सिस्टेंट रेन की प्रॉब्लम होती है तो कुछ एरियाज़ में हर साल ही फ्लैश फ्लड की समस्या देखने को मिलती है और कुछ एरियाज़ में बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है। इसका बड़ा फैक्टर काफ़ी सारे हो सकते हैं, लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एट्सेट्रा। अब बात करते हैं कि मिटिगेशन कैसे की जाए फ्लैश फ्लड्स की। देखिए मिटिगेशन के लिए सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो आता है कि इनडिस्क्रिमिनेट और अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन पर बैन और एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट एक्शन जिसकी वजह से अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन या रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन जो हर जगह पर कर दी जाती है, इवन इफ सॉइल अगर स्टेबल है भी या नहीं है, वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्शन की जाती है। जैसे उत्तराखंड वाला जो एग्जाम्पल है, जब क्लाउड बर्स्टिंग होती है, इंस्टेड ऑफ वैलीज पीपल शुड ऑल्सो लिव इन एरियाज ऑन स्लोप जहाँ पर ग्राउंड फर्म है फॉर सेफ्टी रीजन्स, एंड इन एरियाज वेयर ग्राउंड फिशर्स हैव डेवलप्ड अप्रोप्रिएट स्टेप शुड बी टेकन, जिससे आप इन्फिल्ट्रेशन ऑफ रेन वाटर को चेक कर सकें और सरफेस वाटर को भी। So this was all for today. Like the video and subscribe the channel. In case if you have any doubt you can comment down below.
अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट।